नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ मशहूर कथाकारा कुसुम भट्ट की कहानी संग्रह खिलता है बुरान से एक कहानी। कहानी का शीर्षक है एक और अहल्या। उसका हुलिया देखकर सिहर उठा शिव प्रकाश। बिखरे बाल, अस्त व्यस्त कपड़े, आँख के सूजे हुए पपोटे, चेहरे पर नीले स्याह दाग आदम युग की बर्बरता की कहानी कह रहे थे। औरत जार जार रोती जा रही थी। मैं लुट गई भैया, मेरा धर्म, मेरा सत्य भ्रष्ट कर दिया राक्षस ने। अब मैं क्या दिखाऊंगी दुनिया को। बोलते बोलते आवाज़ गले में फंसने लगी थी। उसके आंखों का काजल बह बहकर गालों में कालिक सा पुत गया था। शिव प्रकाश और उसकी पत्नी को दिलासा दिलाने के लिए शब्द जुटाने में मशक्कत करनी पड़ रही थी। शिव प्रकाश अभी नित्य क्रम से निपटा ही था। उसे मंदिर में पूजा करने जाना था। वह नल पर नहा रहा था कि अशुभ संकेत की तरह इस औरत ने उनके घर में कदम रखा। कल दोपहर बागवान के बस अड्डे पर मिली थी वह, जैसे देवलोक से उतरी अप्सरा। शिव प्रकाश देखता ही रह गया था उसे। उसकी मांग में चटक लाल सिंदूर दमक रहा था। इतनी खूबसूरत और प्रेम से झलकती औरत शिव प्रकाश ने आज तक नहीं देखी थी। वह अपनी पत्नी से उसकी तुलना करने लगा। काली चपटे चेहरे वाली उसकी ब्राह्मणी, जिसे कभी न सिंदूर लगाने की फुर्सत थी, न माथे पर बिंदी। कभी तीज त्योहार पर लिपस्टिक की बिंदी लगा देती जो माथे की सलवटों के साथ फैल जाती। जगपुर गांव कहाँ होगा भाई साहब? औरत ने माथे को सिकोड़ कर कहा और अलकनंदा को देखने लगी। जगपुर नाम से चौंक गया था शिव प्रकाश। जगपुर तो उसी का गांव है, लेकिन उसके दादा पनियाली जमीन की तलाश करते करते गांव से 2 कोस नीचे बस गए थे। शिव प्रकाश ने उसे गौर से देखा। किसके घर जाना है आपको? औरत लजा गई। वो सत्यप्रकाश बडोनी जी के घर। औरत ने सड़क के किनारे पड़ा हुआ बैग पुलिया पर रखा और जेब से पता और तस्वीर शिव प्रकाश को पकड़ाई। तस्वीर को देखकर सन्न रह गया शिव प्रकाश। सत्यप्रकाश औरत की मांग में सिंदूर भर रहा था। उसका मन हुआ कि सत्यप्रकाश के गले में पड़े मोटे जनेऊ से उसकी गर्दन घोंटते। क्या बेभूतनी के, सरला भाभी के होते हुए दूसरी शादी रचा डाली। धोखा दिया उस बेचारी स्त्री को। उड़ते उड़ते उसे भी सुनाई दिया था कि सरला के साथ उसके संबंध खराब चल रहे हैं। उसने वहाँ परदेश में कोई दूसरी रखी है। फिर उसने सुना कि सत्यप्रकाश एक 3 साल की बच्ची को घर ले आया है जो उसे पापा कहती है, और सरला ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन इस सौत को सह सकेगी वह? सहना ही पड़ेगा। पति के कर्मों की सजा भुगतेगी बेचारी सरला भाभी। औरत की नज़र अभी भी अलकनंदा की लहरों पर थी। आपसे कब विवाह किया था उसने? शिव प्रकाश ने तस्वीर उसे लौटाते हुए पूछा। शुक्र है यह बीच में ही उतर गई थी। दुकान के सामने उतरती तो तमाशा बन जाता। औरत ने उसको मोह से देखा। सोचने लगी, यह आदमी भी रिश्ते में आता है शायद। क्या कहे वह इसे? पूछते हुए संकोच हुआ। आसपास के गांव में सभी रिश्तों की परिधि में आते हैं। चलिए, शिव प्रकाश ने औरत का भारी भरकम बैग का बोझा
अपने हाथ में थाम लिया। सत्य प्रकाश मेरे बड़े भाई लगते हैं। ओह, औरत ने दूसरा बैग उठा लिया। यहाँ घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं क्या? क्यों नहीं, जरूरत पड़ी तो उस दुकान से ले लेंगे। शिव प्रकाश ने पुल पार की दुकान दिखाई, जहाँ चिमनी से धुआं उड़ रहा था। दुकान पर पहुंचते ही शिव प्रकाश ने 2 चाय का ऑर्डर दिया। दुकानदार ने प्रश्नवाचक नजरों से औरत की ओर इशारा किया। वह बैग रखकर पहाड़ी से गिरते दूधिया शीतल झरने में चेहरा धोने लगी। उसके चेहरे का मेकअप धुलने के बाद वह और सुंदर लग रही थी, लेकिन शिव प्रकाश ने देखा कि वह क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा रही है, यानी नए सिरे से अपने आप को संवार रही है। उसे औरत की बुद्धि पर तरस भी आया। चाय पी चुकने के बाद औरत ने जलेबियाँ और पेड़े पैक करवाए। बैग में भी काफ़ी कुछ मिष्ठान था, पर क्योंकि वह पहली मर्तबा प्रियतम के घर आ रही थी, वह सभी को कुछ न कुछ ले जाना चाहती थी। सासू के लिए उसने अपनी पसंद की कॉटन की महंगी साड़ी खरीदी थी। बिटिया के लिए 4 फ्रॉकें और खिलौने, बिस्कुट, टॉफियाँ खरीदी थी। शिव प्रकाश को बैग उठाते देख उसने घोड़े के लिए कहा तो शिव प्रकाश भोली हंसी हंस दिया। इतना बोझा मैं भी उठा सकता हूँ। भाभी जी कहते कहते उसकी जीभ तालू से चिपक गई। यहाँ से सीधी चढ़ाई थी। औरत थोड़ा चलने पर थक जाती थी। शिव प्रकाश उससे पूछना चाहता था कि उसके अतीत के बारे में। पूछना चाहता था कि क्यों अपना धर्म भ्रष्ट कर वह नर्क में गिरी। पंडित के धर्मशास्त्र के अनुसार औरत को अपना तन मन एक ही पुरुष को जीवन भर अर्पित करना चाहिए। हालांकि औरत 25वें वर्ष में विधवा हुई थी, तो क्या हुआ? शिव प्रकाश ने सोचा। उसकी ताई तो बाल विधवा थी। पति का संसर्ग उसे पता ही नहीं। वह तो किसी पराये मर्द के लिए अपना सतीत्व तो नष्ट न कर सके। हालांकि उसके पिताजी अपनी भाभी को पाना चाहते थे, लेकिन ताई ने उन्हें वो फटकार लगाई कि वह अपराध बोध से ग्रस्त रहे जीवन भर। पति की मृत्यु के 10 वर्ष बाद इस औरत को मर्द की जरूरत महसूस हुई। सोच में पड़ गया शिव प्रकाश। वे दोनों सीमल के पेड़ के नीचे बैठे थकान उतार रहे थे। औरत टूटे फूटे वाक्यों में शिव प्रकाश के सामने अपना अतीत खोलने लगी। मैं उनकी जगह नौकरी करती थी। बेटी की परवरिश ठीक चल रही थी। बेटी ही मेरा सब कुछ थी। अकेले जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है, जबकि औरत खूबसूरत और युवा हो। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे यह रंग दिखलाएगी। एक बार मैं चक्कर खाकर सड़क पर गिरने वाली थी कि अचानक आकर इन्होंने मुझे अपनी बाजुओं में उठा लिया। तब मुझे पता ही नहीं था कि यह हमारे पड़ोस में रहते हैं। मेरी बीमारी में इन्होंने मेरी जो जी जान से सेवा की और मेरी बेटी का कन्यादान भी किया। इनकी व्यवहार कुशलता से मैं प्रभावित हो गई। औरत ने घुटने मोड़े, लंबी सांस ली। फिर मुझे इनका प्यार पाने की तीव्र इच्छा हुई। उस वक्त इन्होंने बताया कि एक बूढ़ी माँ के सिवा इनका कोई नहीं। ये फौज से रिटायर होकर आए थे और रुड़की में अपना कोई कारोबार करना चाहते थे। औरत ने बैग खोलकर मिठाई का डिब्बा निकाला। लो, थोड़ा मुंह मीठा कर लो। शिव प्रकाश ने ना न करते हुए बर्फी का एक टुकड़ा उठाया। अचानक उसके सिर पर बीट गिर पड़ी। ऊपर जाने कब कौवा आकर बैठ गया था। उसने सिर झटका तो बर्फी का टुकड़ा नीचे गिर गया। अरे, औरत अचकचा गई। और लीजिए। नहीं, शिव प्रकाश ने दृढ़ता से कहा और बैग उठा लिया। चलिए, वरना अंधेरा हो जाएगा।
सूरज भी आनन फानन में छुपने की तैयारी में था। पहाड़ियाँ सुनहरी धूप से नहा रही थी। यदि आपके पति ने आपको स्वीकार नहीं किया तो क्या करेंगी आप? वापस लौट जाएंगी? न चाहते हुए भी शिव प्रकाश के भीतर की शंका उगल कर आ गई थी बाहर। औरत के होंठ भींचने लगे। आपने ऐसा क्यों कहा? मंदिर में शादी की है उन्होंने मुझसे, मेरा सतीत्व नष्ट किया, विधवा से सुहागन बनाया मुझे, वे मुझसे प्रेम करते हैं। औरत का चेहरा पत्थर में बदलने लगा। विश्वास किया है मैंने उन पर। शिव प्रकाश ग्लानि से भर गए। उसने इस बेचारी मासूम का दिल दुखा दिया, लेकिन अब क्या हो सकता है? तर्कस से निकला तीर और जीभ से निकला वाक्य क्या वापस आ सकता है? दोनों अपने अपने मौन में गुम होते चले गए। हवा से पत्तों के झड़ने की आवाज़ और अलकनंदा का साय साय शोर उनके बीच था। औरत को थकान महसूस हुई तो शिव प्रकाश बड़े पत्थर पर बैठ गया। यहाँ से एक रास्ता दूसरे गांव जाता था। शिव प्रकाश ने बीड़ी सुलगाई और ऊपर बसे गांव की ओर इशारा किया। वही सत्य प्रकाश का गांव है और वह बड़ा सा हरा मकान। उसने बीड़ी के एक दो सुट्टे मारकर पत्थर पर बीड़ी बुझा दी। चिंगारी उड़ने से सूखे पिलर पर आग पकड़ सकती थी। इसी तरह जंगलों की प्राकृतिक संपदा नष्ट करने में मुसाफिर की जरा सी लापरवाही होती थी। उसका घर आ गया तो उसने औरत को पानी पिलाया। उसकी पत्नी अभी अभी घास का गट्ठर लेकर आई थी। छितराए हुए बालों सहित और माथे पर चुहचुहाती पसीने की बूंदों को कमर पर बांधे साड़ी के पल्लू से साफ करती हुई वह औरत के सामने अपने को दीनहीन महसूस करने लगी तो शिव प्रकाश ने उसका परिचय कराया। औरत उसे गढ़वाली भाषा में बतियाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी समझ में न आया। औरत ने कहा वह दुयांत की है, इसलिए कुमाऊनी गढ़वाली मिक्स भाषा है उसकी। शिव प्रकाश की पत्नी जानती थी कि सत्य प्रकाश ने देश में कोई औरत बिठा रखी है, इसलिए उसे अचरज न हुआ, किंतु उसके विचार से सरला उसे स्वीकार कर सकती थी। आखिर वह भी एक औरत ही तो थी। अपने पति के गुनाह का प्रायश्चित तो उसे ही करना था। उन्होंने औरत को रास्ता दिखा दिया, लेकिन वह भोर के छुटपुटे में लूटी पिटी सी लौट आई थी। उसने बताया कि रात उसने बाहर छप्पड़ के नीचे काटी थी। सत्य प्रकाश की पत्नी ने उसे देहरी में भी नहीं आने दिया और विरोध करने पर दोनों पति पत्नी ने उसे पीटा। औरत ने अपनी पीठ पर नीले निशान दिखाए। सरला ने साफ कह दिया कि सौत के लिए उसके घर में कोई जगह नहीं है। औरत आदमी का क्या, वह तो जगह जगह मुंह मारता ही है, उसके तो 7 गुनाह भी माफ। पर यह औरत क्यों विश्वास किया एक पराये मर्द पर? अब भुगते सजा। औरत के आंसू टप टप गिर रहे थे। मेरी नौकरी भी छुड़ा दी उसने। अब मैं दाने दाने को मोहताज किस दर भटकूं? अच्छा तो यही है कि मैं इस अलकनंदा में कूदकर जान दे दूं। पर मेरी छोटी सी बेटी, उसका क्या होगा भैया? मेरे पास जो भी था सब इसके बिजनेस में लगा दिया। इसने एक एक कर मेरे से गहने और भारी बर्तन तक बेच दिए और एक रात चोरों की तरह भाग निकला, हरामी नीच। शिव प्रकाश और उसकी पत्नी के प्रयत्न करने पर भी औरत चुप नहीं हो पा रही थी। बिलखती कलपती विलाप करती इस दुखियारी को देखकर पत्थर भी पिघल जाते। शिव प्रकाश और उसकी पत्नी तो हाड़ मांस के इंसान थे।
पत्नी बाल्टी लेकर दूध दूहने जा रही थी। उसके हाथों से बाल्टी छूट गई। औरत को रोते देखकर उसकी आंखें भी छलकने लगी। तुम ही कुछ करो दीपू के बाबूजी, कहाँ जाएगी बेचारी अब? क्या पता सचमुच ही न कूद जाए गंगा जी में। वह आंखों के इशारे से पति को समझाने लगी। गांव के 4 आदमी इकट्ठे कर दबाव डालो उस पर। श्री प्रकाश के दिमाग में कई विचार एक साथ उत्पन्न होते और आपस में उलझ पड़ते। मन कहता इस औरत की मदद करनी चाहिए। दिमाग कहता छोड़ो पड़े, दूसरों की आग में कब तक उंगलियां जलाए। आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं। उसने पत्नी को चाय बनाने को कहा और औरत की ओर मुखातिब हुआ। जाओ बहन, नल पर हाथ मुंह धो ले। जो होना था हो चुका। ईश्वर उसके पापों की सजा जरूर देगा उसे। पर भूल तुमसे भी हुई है ना बहन। सती साध्वी स्त्रियां भी इसी देश में हुई हैं। तुम तो आदमी की जगह नौकरी करती थी, क्या कमी थी तुम्हें? औरत कहना चाहती थी, तन और मन की भूख भी तो नकारी नहीं जा सकती। 1000 आंखों की भूख से बचने का एकमात्र उपाय। युवा और सुंदर अकेले स्त्री का जीवन तलवार की नोक पर चलता है। वह तुम क्या समझोगे भैया, आखिर हो तो मर्दी। मुझे फंसाने के लिए उसने कैसे कैसे जाल बिछाए। औरत ने याचना भरी दृष्टि श्री प्रकाश पर डाली और उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। श्री प्रकाश की पत्नी चाय लेकर आई और गिलास उसे पकड़ाते हुए बोली, चाय पी लो बहन, कल से भूखी प्यासी हो। उसने धोती के पल्लू से अपनी आंखों का पानी पोंछा। जब सतयुग में अहल्या छली इंद्र को न पहचान पाई तो कलयुग में तुम कैसे पहचान पाती। आशा है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।